पढ़ाई आपको बेसिकली मैनर्स सिखाती है, पढ़ाई आपको मैनेजमेंट सिखाती है और पढ़ाई जो है वो आपको सोसाइटी में मूव ऑन करना सिखाती है। हमारे बच्चे के दिमाग में यही चीज़ डाल दी गई है कि भाई आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, हमें अभी सोच से बाहर आना पड़ेगा। हमारे जो है वो बोर्ड रोड के ऊपर लगे नजर आएंगे कि जी मेरे स्कूल की पहली पोजीशन, इस स्कूल की दूसरी पोजीशन और फलां स्कूल की 10वीं पोजीशन, लेकिन कहीं पे आपको ये बोर्ड लगा नजर नहीं आएगा कि हमारे स्कूल के इतने साइंटिस्ट बन गए। सिंगल नेशनल करिकुलम में जो सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ आई, जिसकी बड़ी ही ज़्यादा जरूरत थी, कुरान की तालीम को लागू करा दिया गया। जो स्टूडेंट्स है ना वो यूजलेस नहीं है, हाँ, दे आर यूज्ड लेस। जो मैट्रिक है इसे मैट्रिक टेक के नाम से जो है वो इसमें इजाफा किया है। तो आपको क्या लगता है, लाइक आर टीचर्स गेटिंग पेड इनफ? तो जो अच्छा टीचर होता है ना उसकी कभी भी प्रेफरेंस ये नहीं होती कि वो किसी ऐसे स्कूल में जाकर इंटरव्यू भी दे जहाँ पे कम पे दे रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो वेरी वेल फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, हाँ, हर एक स्कूल की लाइसेंसिंग होती है, वही होती है। हमारे यहाँ कुछ से जो अदारे हैं जिनको 80% बजट है नॉर्मल। अगर आप हमें 10% की हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप बच्चों को फ्री पढ़ाएं, हमें आप हमें उसके अल्टरनेट क्या दे रहे हैं। एक रिपोर्टर थे, उन्होंने खबर क्या लगाई कि बच्चे पढ़ते और टीचर पढ़ाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, संत सर्दियों की छुट्टियां, संत गर्मियों की छुट्टियां, स्मोक की छुट्टियां, फोक की छुट्टी, 365 डेज में 100 डेज भी हमारा स्कूल ओपन नहीं था। हमारे वजीर दिलीप पे ये स्टेटस लगाते हैं ना कि जी जनाब एक स्कूल है उसमें 89 बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक कम था, 87 फेल हो गए और 2 पास हो गए। तो वो समझते हैं कि हमने ट्यूशन वाले को फीसें दी हैं, स्कूल को फीसें दी है, तो हमारा बच्चा जो है वो अब लाइक फैक्ट बन जाना है। अब उसको सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता, उस पर इतना प्रेशर जो है वो डाला जाता है कि स्टूडेंट की अपनी थिंकिंग जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि मैंने क्या करना। माई क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मेनी स्कूल्स और फ्रॉम पेरेंट्स, आर यू प्राउड ऑफ दैट टर्निंग मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू रोबोट्स? एजुकेशन सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ वो इसलिए भी फ्लॉप होता जा रहा है कि हम उसका अल्टीमेट गोल पैसा समझ रहे हैं। पहली बात तो यह कि मैं इस ओहदे के ऊपर, इस प्रोफेशन के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे उस्ताद बनाया। स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा ऐसा ही होना चाहिए जैसे मेरा अपना बच्चा है। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muffled Minds. My name is Khavar, and our today's podcast topic is basically why traditional schooling is failing. So before jumping into the discussion, once Albert Einstein said everybody is a genius, but if you measure the capability of a fish to climb a tree, it will be too stupid. Like it will spend its whole life thinking that it is quite stupid. Our phones has changed, our way of communication has changed, way of transportation has changed, but why not schooling? So for that purpose, we have someone with us who is basically doing a lot of work around this schooling system, Mr. Hakan Mehmood. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आजकल वैसे जो स्कूलिंग है वो ये भी क्लेम जो है वो कर रही है कि फिश कैन आल्सो क्लाइंब अ ट्री बट इट कैन आल्सो क्लाइंब डाउन। सो उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि जो स्कूलिंग है वो कितनी इम्प्रूव हो गई है और क्या चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने वाली हैं। सो मिस्टर हकान महमूद इज़ बेसिकली ए डायरेक्टर ऑफ लंदन स्कूल सिस्टम्स एंड ही वाज आल्सो ए प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। सो सर, हमारा एक छोटा सा जो है वो मफर माइंड सिग्नेचर क्वेश्चन है, व्हाट आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम? आई एम खातान में बहुत जैसे आपने बताया, एंड आई बिलोंग्स टू कामोकी गुजरावाला, एंड आई एम रनिंग अ प्राइवेट स्कूल नेम ऑफ लंदन स्कूल सिस्टम, and also doing PhD communication studies. So it's my little introduction. यस। अच्छा, तो लाइक ये स्टार्ट से ये वाला स्कूलिंग वाली साइड पे आपका अपना जो है वो पैशन था, लाइक एक स्कूल होना चाहिए जिसमें आप एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो मेरा ये शुरू में जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी लाइफ में, तब तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी स्कूल बनाऊंगा। चूँकि मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे था कि मैं मतलब पढ़ूंगा ज़रूर, लेकिन पढ़ने के बाद जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जैसे कमीशन शॉप है या पेस्टिसाइड्स वगैरह चीज़ें जो हैं उनकी कुछ शॉप बना लूँगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरे कज़न हैं शावेज़ महमूद जो कि इंग्लैंड में होते हैं, मैं और एफएससी में इकट्ठे पढ़े हैं ना। तो तब उसने मुझे कहा कि खाकान आपने मास्टर कर लिया है तो अब आप क्या करोगे? तो मैंने वही एक जवाब दिया कि मैं कमीशन शॉप बनाऊँगा, जो हमारा जैसे हम जट फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो उसने कहा कि यार इतना पढ़ लिख भी हमने वही ट्रेडिशनल वर्क करना है, हमें अपनी लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा हम क्या करें? तो उसने कहा कि भाई हमें स्कूल बनाना चाहिए। तो मैंने कहा यार स्कूल तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, तो क्या हम स्कूल चला लेंगे कि? तो उसने कहा व्हाई नॉट ना। तो मैंने उससे कहा कि फिर स्कूल का नाम क्या होना चाहिए? तो उसने कहा कि लंदन स्कूल सिस्टम। तो मैंने कहा व्हाई लंदन स्कूल सिस्टम? तो उसने कहा कि देखिए यहाँ पे एक तो हम ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन दें और सारी वो चीज़ें जो हमारे सिस्टम में नहीं है वो हम यहाँ लेके और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दी भी। और उसी रात बैठ के हमने डिसाइड किया कि हमने स्कूल बनाना है, उसका नाम लंदन स्कूल सिस्टम रखना है। तो उससे अगले दिन ही हम स्कूल की तलाश में निकल पड़े और हमें जो है
नियरेस्ट एक छोटा सा एक जगह मिल गई जहाँ पे हमने प्राइवेट सेक्टर का आगाज़ किया। तो एक इस तरह से जो है वो एक डायरेक्शन चेंज हुई और तब जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तब मैंने डिसाइड किया कि मैंने स्कूल फील्ड में आना है। नाइस। अच्छा सर, थोड़ा-सा मुझे बस ये बताएँ कि पढ़ाई एक्चुअल में ज़रूरी क्यों? देखिए, पढ़ाई ज़रूरी इसलिए है कि पढ़ाई जो है वो आपको सिखाती है, आपने सोसाइटी में मूव कैसे करना है। आपने जो है जब किसी के साथ मिलना है, जब आपने बात करनी है, जब अपनी कम्युनिकेशन करनी है, पढ़ाई आपको बेसिकली मैनर्स सिखाती है, पढ़ाई आपको मैनेजमेंट सिखाती है। और पढ़ाई जो है वो आपको सोसाइटी में मूव ऑन करना सिखाती है। इसलिए हमें ये सोच के तहत नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं पढ़ के कुछ जॉब करूँगा या मैं कोई जो है वो किसी सरकारी स्कूल में टीचर लग जाऊँगा या कोई भी सरकारी जॉब मुझे मिल जाएगी। तो पढ़ाई हर हवाले से ज़रूरी है जो आपको इंसान बनाती है और ये पढ़ाई के हवाले से आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ग़ज़वा बदर के ऊपर कुछ लोग जो काफ़िर से कैद हुए और वो फ़िदिया नहीं दे सकते थे, तो वो लोग जो पढ़े लिखे थे वो उन्होंने मुसलमानों को पढ़ाया, वो जो उनका फ़िदिया भी हुआ ना। तो इसलिए पढ़ाई आपको दुनियावी अबूर, दुनियावी मामलात, दुनियावी फ़हम, दुनियावी सोच-विचार इस हवाले से जो है वो आपको सिखाती है और आपको सही इंसान बनाती है पढ़ाई जो है। क्योंकि कुरान पाक में भी है ना, इल्म वाला और जिसे इल्म नहीं है वो बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए जिसके पास इल्म है और जिसके पास इल्म नहीं है, वो तो यहाँ पे ही उनके लिए एक डिफरेंशिएट हो गया है कि वो बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ पढ़ाई जो है वो हमें हर हाल में ज़रूरी है और हमें इसे ये सोच के नहीं पढ़ना कि हमने इसके ज़रिए से जॉब लेनी है या हमने इसके ज़रिए से कोई जो है वो इस तरह से इससे फ़ायदा लेना है, बल्कि ये हमारे अपने लिए बड़ी ज़रूरी है। हमें हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। टू सच अ नाइस आंसर। क्योंकि उस लेवल पे जिस लेवल पे आप बच्चों को जो है वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, हाँ। वहाँ पे इस सोच का होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत। अच्छा मैं अगर बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे की सोच अगर ये होगी अगर मैं स्कूल आ रहा हूँ, मैं किस लिए अगर मैंने जॉब लेनी है, मैं उस लिए पढ़ रहा हूँ, तो बिल्कुल सोच जो है ना वो आउटडेटेड सोच है। ऐसा अगर ये बिल्कुल जैसे आपने बताया कि अगर ये सोच है बच्चे की यार इसने मुझे पढ़ाई ने मुझे जीना सिखाना है, हुँ। मुझे सोसाइटी में चलना सिखाना है, मुझे नेक्स्ट पर्सन के साथ बात करना सिखाना है, तो ये बहुत अच्छी जो है वो सोच है। ऐसे ही। तो अच्छा आपको क्या लगता है लाइक वो जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग जो अभी भी चल रही है, जो पिछले काफ़ी अरसे से चलती आ रही है, उसमें कोर प्रॉब्लम उसकी बेसिकली क्या है? उसमें कोर प्रॉब्लम आज भी वही है हमारे वालिदैन आज भी हमें या डॉक्टर देखना चाहते हैं या इंजीनियर देखना चाहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 9th और 10th में था तो मुझसे कभी पूछा था कि भई आपने क्या बनना है? तो मैंने कहा मैंने डॉक्टर बनना है। या मेरे साथ अगर कोई दोस्त होता तो उससे कहा जाता था कि इसने इंजीनियर बनना है। और हमें याद है कि हमें इसी सोच के तहत जो है वो स्कूल दाखिल कराया गया था कि भाई शायद आप डॉक्टर बन जाए या आप इंजीनियर बन जाए। तो आज भी यही एक सोच है। हमारे पेरेंट्स को थोड़ा-सा इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है और ना ही हमारे पास ऐसे अदारे हैं जो इन चीज़ों को अवेयर करें कि दुनिया में आज जो है वो स्किल्स के हवाले से काम हो रहा है और स्किल्स के ऊपर लोग जो हैं वो चीज़ें कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है कि आज भी हम जो है वो 50 साल पीछे, 60-70 साल पीछे वाला जो करिकुलम है, उसे पढ़ रहे हैं और वही चीज़ें जो हमारे रट्टा सिस्टम है, उसे हम कर रहे हैं। ये तब तक नहीं होगी जब तक हमें इन चीज़ों जो कि सोसाइटी में आ रहा है कि एक अच्छा कुक जो है वो कितने पैसे कमा रहा है, जो अच्छी कुकिंग को जानता है। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छा मैप बनाने वाला बच्चा है वो कितने अच्छे वो अर्निंग कर रहा है और इसके अलावा जो एक डेवलपर है वो कितनी अच्छी जो है वो अर्निंग कर रहा है। और इसके अलावा बेशुमार प्रोफ़ेशन्स हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और आप देखें कि जो लोग बिज़नेस फ़ील्ड में हैं और कितने ज़्यादा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या वजह है कि उनमें मैनेजमेंट स्किल्स हैं और यही वजह है कि हमारा जो जो वही एजुकेशनल सिस्टम है या जो हमारा वो जो भी चलता आ रहा है और हमारे बच्चे के दिमाग में यही चीज़ डाल दी गई है कि भई आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, हमें अब इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। हमें इस चीज़ से अपने बच्चों को बाहर निकालना है और हमें देखना है कि मेरे बच्चे का फ़ोकस क्या है, वो किस तरफ जा रहा है और वो क्या करना चाहता है। जब तक हम ये चीज़ नहीं देखेंगे, हमारा सिस्टम तब्दील नहीं होगा। और हाँ, अब ऐसे अदारे आ रहे हैं जो बच्चों को कुकिंग के ऊपर लेके आ रहे हैं, जो बच्चों को होटल होटल मैनेजमेंट के ऊपर लेके आ रहे हैं और इसके अलावा स्कूल्स के अंदर ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो लेके आया जा रहा है। बच्चों के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स के हवाले से वर्क हो रहा है और बच्चों में जो रीडिंग लाइब्रेरी के हवाले से चीज़ें हैं और इसके अलावा और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे बच्चा जो इंटरेस्ट ले रहा है उसे वही चीज़ें दी जा रही हैं और बच्चे जो है वो आ रहे हैं और सिस्टम किसी हद तक वो चेंज भी हो रहा है। लेकिन 80% अभी तक हमारा सिस्टम जो है, उसी में वही ऑक्यूपाइड है कि बोर्ड में कितने नंबर आए। और आप देखिए कि हमें हमारे जो है वो बोर्ड रोड्स के ऊपर लगे नज़र आएँगे, कि जी मेरे स्कूल की पहली पोज़ीशन, इस स्कूल की दूसरी पोज़ीशन और फलाँ स्कूल की 10वीं पोज़ीशन। लेकिन कहीं पे आपको ये बोर्ड लगा नज़र नहीं आएगा कि हमारे स्कूल के इतने साइंटिस्ट बन गए हैं। हमारे स्कूल से इतने जो लोग थे जिन्होंने मास्टर किया तो आज वो प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में कहाँ खड़े हैं। तो ये चीज़ें हमें बड़ी कम नज़र आएँगी।
तो मैं भी बीइंग स्कूल लर्नर, मैं इन चीज़ों को फ़ील करता हूँ कि हमें उसी सिस्टम के तहत फ़ोर्स किया जा रहा है। वालिदैन हमसे आके ये नहीं पूछते कि आपके स्कूल में जो है वो क्या बच्चों को स्पोर्ट्स के हवाले से कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है? आपके बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से कुछ किया जा रहा है? आपके बच्चे डिबेट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे स्पीच के ऊपर क्या कर रहे हैं? हमें पता चलता है कि इस साल आपकी बोर्ड में पोज़ीशन क्या थी? पिछले साल आप आपकी बोर्ड में पोज़ीशन क्या थी? तो यही सारी चीज़ें हैं और फिर हमें भी चूँकि वालिदैन की रिक्वायरमेंट्स ही हैं, फिर हमें भी अपने सिस्टम को वैसे ही लेके चलना पड़ता है। हालाँकि हमारा भी दिल कर रहा होता है कि हम ये सारी चीज़ें करें। बच्चों को डिबेट्स में लेके आएँ, बच्चों को डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में लेके चलें और बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ़ करिकुलम में बैठे, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो भी आगे आएँ। लेकिन इसमें हम जो है वो सिस्टम क्या तो हम ही मजबूर हैं। ऐसे ही बिल्कुल हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे बिल्कुल इन डिटेल। तो मुझे याद है जब मेरे पाप क्या है कि मैट्रिक के टाइम पे आई बिलीव उस टाइम पे ये प्रवेश इलाही इनकी गवर्नमेंट थी पंजाब की अगर हम बात करें, तो तब एजुकेशन पे काफ़ी काम हुआ था, एटलीस्ट हमने सुना था, देखा था। उसके बाद मैंने नहीं देखा। अभी आई बिलीव पिछले दिनों जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स निकाली थी कि एक यूनिफ़ॉर्म करिकुलम होना चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें जो भी सिलेबस है, जो भी करिकुलम है, वो यूनिफ़ॉर्म होने चाहिए। अब आई डोंट नो वो कितना परसेंटेज तक वो इम्प्लीमेंट हुआ वो चीज़, अब उसका नहीं आइडिया, तो मे बी इसके ऊपर आप हाँ, कमेंट कर सकेंगे वो जैसे जैसे आपने बात की प्रवेश लाई हुकूमत की ना, तो चूँकि मैंने करिकुलम को स्टडी किया, 2006 में जो था ना हमारा करिकुलम रिवाइज़ हुआ और उस करिकुलम को नाम दिया गया नेशनल करिकुलम। समझे? तो वो जो नेशनल करिकुलम था, उसे कहा गया कि जी, ये अब हमारे सारे स्कूल्स में जो है वो चलेगा फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 10 और 11 सॉरी 11 एंड 12 यानी इंटर का और मैट्रिक का जो करिकुलम था, उसे एक जो है वो अलाइन किया गया और इसे 2006 में जो है, इसको जो है तब पेश किया गया। तो ये चलता रहा, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फ़ील किया कि स्कूल्स में डिफरेंट तरह के जो है वो करिकुलम पढ़ाए जा रहे हैं। नेशनल करिकुलम की जो चीज़ें हैं, वो वैसे इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही। लाइक जैसे उन्होंने आइडिया दिया, वो इम्प्लीमेंट भी अपने एंड से उन्होंने करवा दिया। बट इस टाइम पे आई बिलीव ये बात होगी 2018-17 की, ये बात है 2020 की। 2020 की। हाँ, ये 2020 में ये आइडिया आया और 2020 के बाद फिर ये जो है ना बड़ा स्पीडली इम्प्लीमेंट हुआ। उसमें उन्होंने क्या किया और ये बड़ी अच्छी कागज़ थी, बहुत ज़बरदस्त जैसे उस वक़्त के जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे मुराद रास, उन्होंने एक अच्छा जो था ये किया और उनकी टीम ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है वो सारे स्कूल्स में जो है वो लेके आए। उन्होंने जो बहुत अच्छी बात की, जो पहले नहीं आई, पहले क्या था कि आप सिर्फ़ जो हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसमें सिंगल नेशनल करिकुलम मौजूद था। जो बाकी ऑक्सफोर्ड है या फ्लागोर है या जो है वो आफ़ाक है या जितने भी प्राइवेट जो पब्लिशर थे, वो अपने तरीके से ही जो था वो सारा करिकुलम छाप रहे थे। लेकिन जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम की बात आई, नेशनल करिकुलम के बाद जो इमरान खान के दौर में आया सिंगल नेशनल करिकुलम, उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो भी पब्लिशर है, चाहे वो गौर है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, चाहे वो कैम्ब्रिज है, चाहे कोई भी है। कुछ जो है वो कैम्ब्रिज की बुक्स भी जो है वो चल रही हैं यहाँ पे ना। और जितने प्राइवेट पब्लिशर हैं, उन्होंने उन्हें हर बुक के हवाले से एक आउटलाइन दे दी कि उर्दू की जो है ये आउटलाइन है। उर्दू में लेवल 1 का जो बच्चा है उसके हासिलाते जो 1 साल बाद यानी एक बच्चा पूरे साल में लेवल 1 में जो पढ़ेगा, उर्दू में ये पढ़ेगा, लेवल 2 में ये पढ़ेगा उर्दू में। इसी तरह उसको 12वीं जमात तक जो है वो किया गया। मतलब इंटर तक। इंटर तक किया गया और इसमें प्राइवेट पब्लिशर को बाकायदा कहा गया कि आपने जितनी भी आपकी बुक्स हैं, इसको इसके मुताबिक बना के हमें जमा करें। और जितने प्राइवेट पब्लिशर थे उन्होंने सब ने अपनी सारी की सारी किताबें बना के वो जमा की। आज अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब लें लेवल 1 की और इसी तरह आप ऑक्सफोर्ड की लें और आप पैरामाउंट की लें और आप आफाक की लें और आप गौर की लें, उनमें जो हमन पीसीटीबी में है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, वही चीज़ जो है वो आपको ऑक्सफोर्ड में नज़र आएगी, वही पैरामाउंट में नज़र आएगी, वही आफाक में नज़र आएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश हुई इमरान खान के दौर में जो सारी चीज़ों को अलाइन किया गया और जिसका बड़े कम लोगों को पता है। आज भी लोग समझते हैं कि शायद अगर प्राइवेट स्कूलों में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो इनका अपना है, वो हमारा नहीं है। उसके ऊपर जब तक वो हमारे वज़ीर तालीम की या हमारी वज़ारत की जब तक उसे मोहर नहीं दी गई, उसे बाकायदा स्टैम्प नहीं किया गया और जब तक उसके ऊपर ये नहीं लिखा गया सिंगल नेशनल करिकुलम, अलाइन विथ सिंगल नेशनल करिकुलम, उसकी कोई अप्रूवल नहीं है और कोई स्कूल से पढ़ा नहीं सकता। इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें प्राइवेट स्कूल जब हम बनाते हैं तो हमें गवर्नमेंट ने एक बनाई हुई है पेपर्स के नाम से एक पेज अपना वेबसाइट बनाई हुई है। हमें वहाँ से और जिसको हमारा सीईओ एजुकेशन हर ज़िले का जो है वो उसे देख रहा होता है। तो हमें वहाँ पेपरस से जो है वो अपनी स्कूल का ई-लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हमें जब आप ई-लाइसेंस वहाँ से अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पे बाकायदा उनको बताना पड़ता है कि मैं इस चीज़ का हल्फ़न इकरार करता हूँ कि हमारे स्कूल में सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग सारी बुक्स चल रही हैं और हमारा स्कूल में जितना सिलेबस है वो सारा सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग है।
और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्ती भी होती है और चेक भी किया जाता है। अगर किसी स्कूल में सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं है, तो उस स्कूल की वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसल कर देती हैं। और सिंगल नेशनल करिकुलम में जो सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ आई, जिसकी बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत थी, कुरान की तालीम को लाज़मी करा दिया गया। और कुरान की तालीम को ना सिर्फ लाज़मी करा दिया गया, बल्कि कुरान के लिए पूरा निसाब दिया गया कि आपने जो है वो लेवल 1 के बच्चों को कुरान का क्या निसाब रहा है, और इसे 12वीं जमात तक जो है वो तक उनको लेके लेके जाया गया। तो ये जो चीज़ें थी सिंगल नेशनल करिकुलम की, वो इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन थी कि आप देख रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट को भी उन्हीं चीज़ों को लेके जाना पड़ा, क्योंकि उनमें किसी किस्म की कोई कमी ही नहीं थी। तो अब ये है कि उसमें भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। और अब जो 9th 10th और 11th 12th जो ग्रेड्स हैं, उनके लिए जो सिलेबस आ रहा है, उसमें जो सबसे मेन चीज़ अब जो होने जा रही है, जिसमें हमें अभी सबको है कि रोड लर्निंग को खत्म होना चाहिए। वो उसमें तकरीबन 40% 50% जो है वो कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है। और बच्चे जो हैं वही आगे जा रहे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और जो जिनका आईक्यू लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। नाइस। तो मतलब ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आने वाले कई सालों में जो है वो नज़र आएँगे, बल्कि अभी भी नज़र अभी आ आए रहे हैं। नज़र आज को, ऐसे ही है। अगर हम इसको बात करें मदरसा वाली साइड पे, तो वहाँ पे भी ये जो ये करिकुलम है ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि या नहीं नहीं? हुआ, उसका कुछ मदरसा सिस्टम जो है, मुझे वैसे उसका इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन वहाँ में आई थिंक उनका कोई वफ़ाकुल मदारिस ओके। के हवाले से उनका एक बोर्ड बना हुआ है, वफ़ाकुल मदारिस। हुँ, और वो जो उनको देख रहा होता है, वही उनकी डिग्री जारी कर रहा होता है और वही उनको सिलेबस और वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। हुँ। तो ये चीज़ें वहाँ में ऐसी नहीं हुई। सही, सही, सही। और हम जब छोटे थे तो एक आई बिलीव वो परवेज़ लाइक का ही टाइम था हुँ, कि इन्होंने एक जो है ना वो टैगलाइन निकाली थी कि मार नहीं प्यार। तो हुँ, उस टाइम पे मतलब टीचर्स वगैरह काफ़ी बच्चों को काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे इस तरह के टीचर जो है बचा करते हैं। तो उन्होंने मार नहीं प्यार जो है ना वो एक टैगलाइन जो है वो निकाली थी। हुँ, तो इस तरह के इनिशिएटिव जो है ना वो अच्छे हैं इस नाते। तो एक एक पर्सन है फ्रेडरिक जेम्स कैली, हुँ, जिन्होंने जो स्टैंडर्डाइज़ जो टेस्टिंग थी ना, जो स्टैंडर्डाइज़ आप उसको कह सकते हैं कि क्वेश्चनियर वगैरह वो इंट्रोड्यूस किए थे, जिनको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हुँ, तो उसने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस जो है वो किया था और कुछ अरसे बाद इसी की एक स्टेटमेंट आई कि ये जो टेस्टिंग पैटर्न है ना, ये इतना क्रूअल है ना कि इसको अगर हम बच्चों पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये बच्चों पे ज़ुल्म। हुँ, इसको फ़ौरी तौर पर हमें बंद कर देना चाहिए। हुँ। तो ये सब कुछ जो है वो कहा था। तो अगर अभी हम देखें तो जो पेपर्स भी होते हैं, जो उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो होते हैं। हाँ। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, ये तो आप तो बात कर रहे हैं ना कि जैसे हमारा लेवल 9th-10th की स्कूल में बात कर रहा हूँ। उसमें भी हैं और इसके अलावा हमारे बाकी भी सिस्टम हैं, और आप हमारा इतना बड़ा एक इम्तिहान है जहाँ से हमारे पास सारे ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, सीएसएस, वीफीसर, वो सारा एमसीक्यूज़ के ऊपर हो रहा होता है। और हमारे मैं ये जो हमारा लैब टेस्ट है, फिर हमारे जितने भी एडी टेस्ट हैं, जो ठीक है। हमारे हाँ, वो जो है अब डॉक्टर्स बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए एमटेट, एनडीएस। एडीएस वगैरह सारे जो है वो इसी के ऊपर एमसीक्यूज़ ही वो सारे पढ़ रहे हैं और एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो आ रहे हैं। तो तो व्हाट डू यू थिंक लाइक इज़ दिस द बेस्ट क्राइटेरियन टू जज अ स्टूडेंट? आई थिंक ये है हमारे जो लोग इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ये जो है फ्रेडरिक जेम्स कैली। हाँ, उन्होंने जो है वो बात की है। हुँ। तो ये चीज़ हमें उनको भी सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए कि डेफ़िनेटली उसने अगर इतनी बड़ी अपनी सोच दी है या इतनी बड़ी उसने एक चीज़ दी है, तो उसके पीछे कोई रीज़न है और डेफ़िनेटली उसकी एक रिसर्च है। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों की जो स्किल्स हैं वो उन्हें हर हवाले से जो है वो जज करना चाहिए। उसमें हमें बच्चों की जो है वो उनकी पर्सनल कि वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि अपनी थिंकिंग क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस भी करने चाहिए। कि जहाँ से उन्हें हमें पता चले कि इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसकी अपनी लर्निंग क्या है, और वो जो है उसने इसके बारे में क्या जो है वो अख़ज़ किया है। तो ये एक अच्छा पेपर होता है जिसमें हम चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है या हमारा जो सॉरी, इसमें जो हमारा असेसमेंट, यानी कि हम कैसे असेस करें कि हमारा बच्चा जो है वो वाक़ई ही में उसने जितना हमने सिलेबस दिया था उसको पढ़ा है और उस हवाले से उसकी क्या लर्निंग आई है। ये तो बहुत एक मैं कहता हूँ कि एक लंबी डिबेट है, और हमें इसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो ओपिनियन जो है वो हमें मिलती हैं और हमें फिर इसी को लेकर ना मुझे एक मूवी याद आ रही थी, आई गेस बॉलीवुड है वो, फालतू के नाम से ना, शायद में भी आपने देखी हो, काफ़ी पुरानी है, हुँ, 5-10 साल पुरानी होगी डेली। हुँ, अच्छा, वो फालतू मतलब उसकी एब्रिविएशन ये होती है फ़कीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। हुँ, उसमें कुछ दोस्त होते हैं, तो उनके जो ग्रेड्स हैं ना वो कम आते हैं, मार्क्स जो हैं कम आते हैं। हुँ, तो अब उनके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं, लाइक इनके मार्क्स इतने कम है तो ये इन फ्यूचर में प्रोफेशनल कैरियर में जाके करेंगे क्या? हुँ, तो अब वो क्या करते हैं कि वो ना एक फेक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है? और अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमने ना एक यूनिवर्सिटी जो है बना ली है। उनके पेरेंट्स खुश होते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे भी कुछ कर रहे हैं। तो अब वो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में तो बराए नाम यूनिवर्सिटी होती है, उधर कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो अब उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उनको कहते हैं कि हमने वो यूनिवर्सिटी विज़िट कर।
अब उनको जो है वो होता है कि यार यूनिवर्सिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो खैर कुछ वो जगह वगैरह अरेंज करके कुछ अपने दोस्तों को बुला के किसी को फेक प्रिंसिपल बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। अच्छा वो पेरेंट्स आते हैं, वो उनको विजिट करवाते हैं। पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है यार ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है ना वो स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है, डिफरेंट स्किल्स में। तो अब वो उस टाइम तो चुप होते हैं। और जब उनके पेरेंट्स चले जाते हैं ना, पेरेंट्स के जाने के बाद जो है ना, वो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अप्लाई करते हैं उस यूनिवर्सिटी में। अब वो इंटरेस्टेड होते हैं उस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि इसमें स्किल्स पे काम हो रहा है। और वो करते क्या होता है कि एक अच्छे खासा नंबर जो है ना स्टूडेंट्स का वो इनरोल हो जाता है, एडमिशन ले लेता है वहाँ पे। अब वो प्रॉपर वो उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर वो कहते हैं कि हम इनको पढ़ाएं क्या। अब बच्चे तो उस पे आ ही रहे, अब क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आए उनकी भी सोच वही होगी ना जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी बनाई है। अब वो बच्चे वहाँ पे आते हैं, बच्चे बुक्स को देख के भाग जाते हैं वैसे ही। तो वो फिर वो मल्टीपल डिस्कशंस करते हैं, तो उनमें ना डिस्कशन वो ये निकालते हैं, उसका एंड रिजल्ट ये निकालते हैं कि अच्छा हम एक काम करते हैं, हम ना क्या करते हैं, बुक्स नहीं पढ़ाते, हम स्किल पे काम करते हैं। लेट जैसे किसी किसी की स्किल है, फॉर एग्जाम्पल इसको डांस पसंद है, डांस की स्किल के ऊपर उसकी प्रॉपर क्लास होगी जहाँ पे सिर्फ डांस ही चल रहा है। एक क्लास है जिसमें म्यूजिक के रिलेटेड काम हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही चल रहा है। इस तरह करके ना हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। और वो करते करते प्रॉपर यूनिवर्सिटी बन जाती है। फिर इन दी एंड वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो मतलब रजिस्टर भी हो जाती है। तो ये मेरे माइंड में मतलब वो याद था कि वो एक कॉन्सेप्ट था, लाइक उन्होंने मूवी के थ्रू वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो दिया। तो उसी का जो डायलॉग है ना वो ये था कि जो स्टूडेंट्स है ना वो यूजलेस नहीं है, दे आर यूज्ड लेस, कि उनको यूज जो है वो कम किया जाता है, वो यूजलेस नहीं है। और उसी में ही वो ये चीज़ बताते हैं कि लेट जैसे कि हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम 35% से जो मार्क्स कम है जिन बच्चों के उनको हम फेल कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जो एंटी टेस्ट है, लेट जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसका क्राइटेरिया हम रखते हैं 70%। अब वो जो 35 से 70% के दरमियान में अवाम है जो वो कहाँ जाएगी। तो उनका एक ये जो है ना वो पॉइंट होता है कि आप क्राइटेरिया ही 70% रख दो, 35 रखो ही ना, सही है। ताकि लेट से एक स्टूडेंट के 70% से कम आए तो रीपेयर हो, सिंपल, ताकि वो बाद में एडमिशन तो ले सके ना कहीं से। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना आपको क्या लगता है, लाइक वो स्किल बेस्ड स्कूलिंग या मे बी यूनिवर्सिटी या इवन कॉलेजेस लेवल पे ये कितना ज़रूरी है स्किल बेस्ड? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल बेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये हुआ है, इस गवर्नमेंट ने ये वैसे किया है। इन्होंने अब जो मैट्रिक है इसे मैट्रिक टेक के नाम से जो है वो इसमें इजाफा किया है। इस साल जो है ना वो इजाफा हुआ है कि एक बच्चा जो है वो सपोज उसे मैथ ही समझ नहीं आ रहा। अब उसका क्या कसूर है भाई कि वो मैट्रिक ही ना करे। एक बच्चा उसे फिजिक्स की समझ नहीं आ रही, उसे केमिस्ट्री की समझ नहीं आ रही, बायोलॉजी की समझ नहीं आ रही। अब उन्होंने उसको जो है वो मैट्रिक को अब डिफरेंट कैटेगरीज में ले लिया। जैसे हमारे पास जो मैट्रिक था पहले था मैट्रिक विद साइंस यानी बायोलॉजी, मैट्रिक विद कंप्यूटर और मैट्रिक विद जनरल ग्रुप जिसे हम आर्ट्स ग्रुप कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी बच्चे को जो था जो आर्ट्स वाले बच्चे होते थे उनको वो आके फिर फंड से आते थे इसके अंदर मैथ के अंदर और इंग्लिश के अंदर। अब एक उन्होंने एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसे फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर जो है उन्होंने कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक और ग्रुप जो है वो एग्रीकल्चर के नाम से ले आए। इसी तरह वो मैट्रिक टेक के हवाले से उन्होंने ग्रुप जो है वो कर दिया है कि जिसने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हवाले से बताया जाएगा। और उसमें उन्होंने क्या किया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव के मार्क्स है और सब्जेक्टिव के मार्क्स उनको इक्वल कर दिए। 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। सही सही। इवन आप अगर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सपोज नंबर नहीं ले पा रहे तो उसे यानी सॉरी प्रैक्टिकल में कर दिया। 50% आपका जो है वो असेसमेंट है और 50% प्रैक्टिकल है। सही सही सही। ठीक है ना। तो उसको अब जो है क्योंकि गवर्नमेंट जो है और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्टडीज़ को भी उन्होंने मैट्रिक का हिस्सा बना दिया कि हमारे बच्चे जो कि मीडिया की तरफ बढ़े जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनका मीडिया की तरफ ट्रेंड है तो उनके लिए भी उन्होंने आसान कर दी कि आप भी मैट्रिक कर लें। अब ऐसे बच्चे जो है जो एग्रीकल्चर में मैट्रिक कर लें, ठीक है। ऐसे बच्चे जो पहले ना वो कंप्यूटर सॉरी मैथ में पास हो रहे थे ना इंग्लिश में पास हो रहे थे, अब ये बच्चे इनको ना इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है ना मैथ पढ़ना पड़ रहा है। वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसकी वजह से ये होगा कि यही बच्चे जाके आगे मैट्रिक भी कर देंगे और आगे वही फील्ड जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है उसको आगे कैरी ऑन करेंगे। और वो जो हमारा रिजल्ट आता था हर साल कि जी इस साल मैट्रिक में जो है वो 70% बच्चे फेल हो गए, 50% बच्चे फेल हो गए, 60% बच्चे फेल हो गए, वो फेल नहीं हो गए। क्योंकि जो बच्चा मैट्रिक से फेल हो जाता है वो ही वाली वाली बात, वो फिर अपने आप को समझता है कि यार मैं अब अनपढ़ हूँ, मैं यूजलेस हूँ। तो वही बात कि उनको हमने यूज नहीं किया, उनको यूजलेस किया हमने। हाँ। क्योंकि हमने उनकी वो स्किल्स ही नहीं देखी कि वो क्या करना चाह रहे थे और हम उन्हें किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब आपका बच्चा जो है वो 80% 85% बच्चा पास होगा। अब जब बच्चा 85% पास होगा उसके पास मैट्रिक की डिग्री होगी, वो आगे जाके किसी और फील्ड में जो है वो डिप्लोमा कर लेगा, वो आगे जो है वो टेक्निकल एजुकेशन को अपने को लेके चलेगा। और इसी तरह जैसे आगे मैंने बताया कि हमारे पास अब ऐसे कॉलेजेस आ गए हैं जो आपको इंटरनेशनल डिप्लोमास दे रहे हैं। किसके अंदर दे रहे हैं? कुकिंग के अंदर दे रहे हैं, आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर दे रहे हैं, इसी तरह आपको टिकटिंग के हवाले से जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसी तरह और बड़े सारे बिजनेस हैं जिनके हवाले से प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट वो लाइसेंस दे रही है
और मैं बताता हूँ कि पिछले दिनों मैंने जो था अपनी कज़न का एडमिशन करवाना था, तो मैं देख के हैरान रह गया कि बीएस जो है वो क्या उसे कहते हैं, जो हमारा आजकल बड़ा बिजनेस भी एस्थेटिक के हवाले से जो एस्थेटिक क्लिनिक बन गई हुई है, यस। ठीक है ना। अब उसके ऊपर बकायदा बीएस हो रहा है, ठीक है ना, डर्माटोलॉजिस्ट जो हमारे हैं। अब किसी दौर में आप देखें कि ब्यूटी पार्लर अगर कोई औरत बना रही है या किसका ब्यूटी पार्लर है, उसे किस नज़रों से देखा जा रहा है। अब बकायदा यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर डिग्री दी जा रही है। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि आप क्यों बच्चों को जो है वही बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथ या सपोज़ बीए उर्दू या इंग्लिश या इस्लामियात, जो जिसका इंटरेस्ट है उसके अंदर उसको लेके चले। और ये हो रहा है, और ये हमारे करिकुलम का हिस्सा भी मान के, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इनके ऊपर जो है बाकायदा कोर्स अवेलेबल है, बाकायदा डिग्रीज़ अलाट की जा रही हैं। और एनसीए के हवाले से तो आपने देखा ही था कि हमारे पास एनसीए में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। लेकिन अब जो कि इन चीज़ों का अभी वालिदैन को पता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, हमें इस अवेयरनेस को भी देना चाहिए कि अब आप ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा हो या बड़ा हेयर हो। अगर वो थोड़ा बहुत उसका ज़हन है या उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम भी है, वो भी मैट्रिक भी कर सकता है, वो इंटर भी कर सकता है और वो आगे यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ले सकता है। तो इसलिए इस तरह के जो चीज़ें आपने बताई कि हमें स्किल बेस्ड जो है वो करना है, तो स्किल बेस्ड चीज़ें शुरू हो गई हैं। स्किल बेस्ड स्कूल भी आ गए हैं, स्किल्स बेस्ड कॉलेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं, और स्किल्स बेस्ड हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो भी काम कर रही हैं। ट्रू, ट्रू। और मतलब ये वही बात आ गई ना, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा कि आइंस्टाइन ने मतलब स्टार्ट में जो मैंने कोट किया कि हर कोई जो है वो जीनियस है। हाँ। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका जो जीनियसनेस है वो किस वे में निकालते हो। लेट्स से कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, फिश को इस चीज़ पे जज करो कि वो दरख्त के ऊपर चढ़ सकती है। हाँ, ठीक है? तो वो तो कभी भी नहीं चढ़ सकती। नहीं जा सकती। तो आजकल तो हमारे पास यही हो रहा है ना कि हम जज ही इस बेस पे करेंगे, अच्छा ये कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो ये है ही जी। ऐसी है। तो बिल्कुल वो जो एक मैट्रिक टेक वाली आपने बात हाँ। बताई ना, ये अच्छा इनिशिएटिव है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो गवर्नमेंट की तरफ से होने जा रहा है ना। और बाकायदा इसके ऊपर एडमिशन हो गए हैं, बाकायदा इसके दाखिले चले गए हैं, और इस साल बच्चे इसके ऊपर पेपर भी देंगे इंशाल्लाह। नाइस, नाइस, नाइस। अच्छा, अगर हम थोड़ा-सा टीचर्स वाली साइड पे बात करें, जी, जी। क्योंकि टीचर्स का जो रोल है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉक्टर्स का रोल है किसी इंसान को बचाने के लिए। लेट्स जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जो डॉक्टर है वो किसी बच्चे का ऑपरेट करता है, हार्ट का ऑपरेट करता है उसको बचाने के लिए। सेम उसी तरह ही जो एक टीचर है वो बच्चे के दिल में घुस के, इन इन शॉर्ट अगर आप कहें, तो उसको चेंज करता है ताकि वो इन फ्यूचर में सोसाइटी में कैसे उसने चलना है उस चीज़ की ट्रेनिंग दे अस्यूम। तो आपको क्या लगता है, लाइक आर टीचर्स गेटिंग पेड इनफ? देखिए, टीचर्स जो हैं उनको हम उतना दे नहीं जा रहे जितना हमें देना चाहिए। ये इस चीज़ का मैं बीइंग अ स्कूल लर्नर इस चीज़ का दावा करता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें उतना हम बच्चों से, अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमारे पास कामों की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास 10,000 फीस वाला स्कूल भी मौजूद है, और 100 रुपए फीस वाला स्कूल भी मौजूद है। अब जो स्कूल बच्चों से 100 रुपीज़ ले रहा है, वो अपने टीचर को 10,000 कैसे देगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन ना। तो मसला ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम बीइंग अ मैं जैसे इंसान है, इंसान के बारे में कहा गया है कि ये हर काम में ये जल्दबाज़ है। कुरान पाक में भी इसके बारे में बता रही हूँ। मैं हूँ या कोई भी ऐसा हम में से है, उसे फ़ौरन से जॉब चाहिए। और हम ये चीज़ नहीं देख रहे होते कि मैं जिस जॉब के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए जो है वो फिट हूँ या नहीं फिट हूँ। तो मुझे ये होता है कि बस मैं जो है वो जॉब हासिल करूँ और जो है अपने आप को बिज़ी करूँ। इसी वजह से जो है, मैं एक बात आपको बता दूँ, जो अच्छा टीचर होता है ना, उसकी कभी भी प्रेफ़रेंस ये नहीं होती कि वो किसी ऐसे स्कूल में जाके इंटरव्यू भी दे जहाँ पे कम पे दे रहे हैं। क्योंकि स्कूल्स की रिप्यूट हर किसी को पता होती है कि यहाँ पे कम पे दे रहे हैं या ज़्यादा पे दे रहे हैं। अब एक बंदा जो सपोज़ किसी बड़े स्कूल में जा रहा है, बड़ी फ्रेंचाइज़ वाले स्कूल में जा रहा है, तो वो वहाँ जाके ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये मुझे 20 या 25,000 देंगे। वो उनसे 50,000 ही एक्सपेक्ट करेगा। और डेफ़िनिटली वो जब उनके पास बैठेगा उस लेवल का या उस कैलिबर का बंदा होगा तो उसे वो पे करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये जो कम पे वाले फैक्टर्स हैं ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जब सीवीज़ आ रही होती हैं, वहाँ पे एमएससी ज़ूलॉजी या ऐसी हमारी बच्चियाँ जिन्होंने साइंस में पढ़ा हुआ है, वो मुझे कह रही होती है कि सर आप हम मुझे जॉब दे दें, चाहे मुझे प्ले ग्रुप की टीचर ही ले लें। तो मैं खुद इस चीज़ के ऊपर हैरान हो जाता हूँ, और हमें सम टाइम प्रेशर भी होता है सोसाइटी का। हमारे जानने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई ये हमारी बच्ची है, तो आपने इसको जो है वो बात अकोमोडेट करना ही करना है। तो वहाँ पे फिर हम देख रहे होते हैं कि जो बंदा जिसकी जो स्किल्स है, हम उससे डिफरेंट उससे काम ले रहे हैं। डेफ़िनिटली एक बंदा जो है वो बायोलॉजी वाला है या केमिस्ट्री वाला है या मैथ वाला है या इंग्लिश वाला है, या वो आर्ट वाला बंदा है या किसी भी चीज़ वाला बंदा है। तो हम उसे क्या करवा रहे हैं, प्ले ग्रुप में उसको भेज रहे हैं, या सपोज़ उसे हम आर्ट टीचर के तौर पे लेके जा रहे हैं। जो उसका जिसमें उसने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन में उसकी स्पेशलिटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी सोसाइटी में।
कि मेरे समेत हर बंदे को जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो जॉब ही चाहिए। फिर हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि हमें जहाँ से जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो कम पे में ही आ रहा है या जैसे भी आ रहा है। क्योंकि स्कूल वाले किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी करते हैं कि जी मैं आपको 10,000 रुपए दूँगा तो आपने कल आना ही आना है। देखिए ना, अब जब बात आती है कि क्या स्कूल वाले टीचर को पे कर रहे हैं या क्या उतना ही पे कर रहे हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है। तो अब दूसरी बात ये आती है कि क्या स्कूल्स के अलावा कोई और हमारे बच्चों को जो यूनिवर्सिटी से जब निकले तो उन्होंने अपने कितने ख्वाब सजाए। और मुझे याद है मैं जब डिग्री करके बाहर निकला था तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं कोई पता नहीं दुनिया का बड़ा मुख्तलिफ किस्म का बंदा हूँ। और मैंने कोई ऐसा मार खा सा कर लिया कि शायद इससे पहले किसी ने किया ही नहीं। और जब मैं फील्ड में निकला तो मुझे पता चला कि यार मेरे तो किसी मतलब मैं तो मतलब हमारे जैसे तो कई हज़ारों हज़ारों हैं, लाखों हैं और मतलब अगर जॉब की बात की जाए या सैलरी की बात की जाए तो हमारा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ये है कि अब वो बच्चे जिन्होंने अपने दिमागों में इतने ख्वाब सजाए थे और वो जब बाहर निकले और उन्होंने आगे बाहर आके देखा कि सोसाइटी में और उनके लिए क्या हो रहा है। सिर्फ स्कूल्स हैं जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को इनकरेज कर रहे हैं और उन्हें वेलकम कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी बहन को या बेटी को या बीवी को कहीं भेज सकते हैं स्कूल के अलावा। उसे आप कह देंगे जी कामों की मेन बाजार में जाना है, आपने किसी जनरल स्टोर के ऊपर खड़े हो जाना है या जैसे आजकल डिफरेंट सुपर स्टोर्स आ गए हैं या कोई ऐसी जगह आ गई है। तो हमें हमारा क्या माइंड होता है कि हमारी बच्ची जॉब भी करे और विद रिस्पेक्ट करे और ऐसी जगह करे जहाँ पे उसके लिए वो चीज़ें जो है और मतलब उसका पर्दा या उसकी इज्जत जो है वो महफूज रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि हमें सिर्फ स्कूल्स को जो है वो मोरदे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए कि जी स्कूल्स ही जो हैं वो कम पे दे रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि स्कूल्स एक तरह से उन बच्चों के लिए एक जो है वो समझ लें कि आखिरी वो जो है वो कतरा है उम्मीद का, कि जो कम से कम उनको ये हौसला तो दे रहे हैं कि भाई आपकी डिग्री जो है वो किसी काम की है और आपको कुछ ना कुछ तो मिल गया। हालाँकि वो जो डिग्री ली है इसके अलावा क्या करेगी वो बच्ची? तो अगेन बात वही है ना कि अगर हम इसको थोड़ा-सा लिंक करें, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो गरीब मोहल्लों में फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स हैं, हाँ। हर एक स्कूल की लाइसेंसिंग होती है? नहीं होती, कि उसको लाइसेंस लेना पड़ता है स्कूल ओपन करने के लिए या ऐसे ही वो ये गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर सख्ती नहीं की जा रही है। अब बातें होती हैं सम टाइम कि जी ये होगा, वो होगा, फलाँ होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने प्राइवेट स्कूल ओपन करना है तो आपके लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाइसेंस हो। बल्कि अब तो जो लाइसेंस ले रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो प्राइवेट स्कूल ई-लाइसेंस ले रहा है, उसको पहले तो एक बड़ा जो है वो मुश्किल मरहलों से गुज़रना पड़ता है। और जब वो उनके उस दायरा-कार में आ जाता है तो फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या होता है कि जब वो ई-लाइसेंस उसके पास आ जाता है, अब जो गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी भरमार हो जाती है। जैसा कि अभी हमारे आजकल जो है वो हमें बताया जा रहा है कि आपने पीओएस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना है। हम जब मुझसे बात करते हैं अपने पीआर वालों से कि भाई पीओएस की डेफिनिशन क्या है? तो वो कहते हैं जी ये आपका जो है ना वो बिज़नेस ही है। यानी पीओएस की डेफिनिशन है पॉइंट ऑफ सेल। हम जहाँ से भी कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो हमें उसके ऊपर जो एफबीआर की रसीद मिलती है, जिसमें ₹1 लिखा होता है। बेसिकली वो पीओएस जो है वो जनरेट कर रहा होता है। अब वो कह रहे हैं कि आप स्कूल्स में भी पीओएस इंस्टॉल करें। अब क्यों करें भाई इंस्टॉल? क्या स्कूल जो है वो पॉइंट ऑफ सेल है? मतलब बड़ा हमें इस हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। फिर आपके ऊपर जो है वो लेबर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। फिर आपके ऊपर ईओबीआई वाले आ रहे होते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट वाले भी आ रहे होते हैं। फिर आपके पास सोशल सिक्योरिटी वाले आ रहे होते हैं। फिर बड़े ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, एडवर्टाइज़मेंट वाले आपके पास आ रहे होते हैं। इसके अलावा और बड़े ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं जो आपको जो है वो आगे कह रहे होते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है। इन शॉर्ट तंग करने के लिए। तंग करने फिर तो ऐसे ही है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर बनाना है हाँ, और आपने घर का जो स्केच है वो एलडीए से प्रूव करा। हाँ, जिस तरह एलडीए में है हर्डल्स प्रूव करवाने के लिए सेम उसी तरह यहाँ पे है। या में हम घर बनाने के लिए फिर प्रूव ही नहीं कराते, हम पैसे दे के वो कर शॉर्टकट लेते लेता हैं। है ना। सेम एलआईसी इधर भी लाइसेंसिंग है, फिर वही हो रहा होगा। ई लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता, लेकिन जब आप उसके दायरे-कार में आ जाते हैं, फिर आपको बहुत सारे महकमे जो हैं या बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं, वो फिर आपके ऊपर आके बर्बाद कर देते हैं। और फिर आपसे वो चीज़ों की डिमांड करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, फलाँ कैसे हो रहा है। और फिर चूँकि उसको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अब देखिए, जो जैसे हम सारे जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट की जो बुनियादी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उस नेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेसिक बेसिक जो है वो फूड की जो ज़रूरियत है प्रोवाइड प्रोवाइड करना, उसकी हेल्थ को जो है ना बेसिक जो है वो प्रोवाइड करना। अब जैसे कि हमारे स्कूल भी प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो भी प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं। और जो प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं उनका तो हाल जो है सो है। अब जो प्राइवेट स्कूल है उसके साथ इतना जो है वो बुरा सलूक किया जा रहा है कि उनको जो है आप समझ लें कि उनके लिए माफ़िया वाले अल्फ़ाज़ यूज़ किए जा रहे हैं। और स्कूल को और टीचर को माफ़िया कहना, आप देखें कि जिस सोसाइटी में स्कूल के लिए ये अल्फ़ाज़ यूज़ हो और उसके टीचर के लिए ये अल्फ़ाज़ यूज़ हों, तो आप वहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और वहाँ से आप सोचें कि हम टीचर्स की सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट है? और हम आगे लोगों को क्या बता सकते हैं कि जी हालाँकि स्कूल जो है वो बहुत कम, अगर आप बात करें ना कि एक बंदा जो कबाड़ी है,
वो जितना प्रॉफिट ले रहा है, एक बंदा जो दही वाली रेहड़ी लगा रहा है वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, और एक बंदा जो छोटे से छोटा बिजनेस लेके बैठा हुआ है वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, और कंपेयर करें एक स्कूल के बिजनेस के साथ, वो अभी से मान लेते हैं ये बिजनेस है, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन स्कूल में सपोज अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ तो मेरे साथ 70 से 80 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे मेरे 2 स्कूल हैं, उसके अंदर 70 या 80 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और अगर मैं यही काम करता कि मैं भी कोई जॉब वगैरह ले लेता, और जो 70-80 लोग हैं आप सोचेंगे उनका चूल्हा कैसे जाता। और हमें जो मैं चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि भाई आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करना है, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है। और एंटरप्रेन्योर कौन है? जो जॉब्स क्रिएट कर रहा है। और जो जॉब्स क्रिएट कर रहा है उसके लिए आप देखिए कि कितने ज़्यादा जो है वो उसके लिए जो है वो चीज़ें तंग की जा रही हैं, सब हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। बजाय कि रास्ते आसान करने लगे। इससे आसान ये है, और स्कूल को किसी हवाले से फैसिलिटेट, प्राइवेट स्कूल को किसी हवाले से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। होता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि जी हम जो है यहाँ पे आपको जो है वो सफाई फ्री कर देंगे। इवन हमें अपने स्कूल्स के जो टीचर, हमारे सामने थोड़ी सी सड़क गुजर रही है, उसका हमें सालाना जो है वो देना पड़ता है। अच्छा। 8,000 10,000 के जी हम आपके स्कूल के सामने से सफाई करते हैं, बल्दिया फंड है वो भी देना पड़ता है। तो फिर तो लाइक जो मेरा क्वेश्चन था पेइंग लेस वाला, तो वो भी तो दोनों साइड से जो है ना इश्यूज हैं। दोनों साइड से। तो अब लेट अस से कि अगर ये टीचर को पे लेस कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, अब ऑब्वियसली जो आपने बताई वो भी रीजन है, वन ऑफ द रीजन है। तो जो टीचर है वो बच्चों की ट्रेनिंग फिर क्या करेगा? उस अगर ऑब्वियसली वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो बच्चों की ट्रेनिंग फिर क्या करेगा? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ऐसे स्कूल जो 3,000 या 4,000 फीस ले दें या 2,500 फीस ले दें, कोई भी ऐसा स्कूल टीचर को लेस पे नहीं कर रहा, वो टीचर्स को बड़ा अच्छा पे कर रहा है। मैं अगर 2,500 प्लस वाला स्कूल जो फीस ले रहा है बच्चों से, आप वहाँ जाके विजिट करी तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पे 20-20 साल से भी टीचर वहाँ बैठा है, 25-25 साल से टीचर वहाँ बैठा है, 10-10 साल से टीचर वहाँ क्यों बैठा हुआ है? वजह, उसे वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, उसे वहाँ अच्छा पे मिल रही है। वो अगर किसी और जगह जाएगा तो उसे वो पे भी नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर एक आपका एम्प्लॉय आपके साथ अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है तो उसकी क्या बुनियादी रीज़न है कि आप उसकी सारी ज़रूरियात का ख़्याल रख रहे हैं। आप उसकी जो है उसे सिर्फ़ पे तक नहीं रखा हुआ आपने। आप अगर सपोज़ वो कभी बीमार हो गया है या कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप उसके साथ वहाँ पे भी कोऑपरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेडिकल लॉस हाँ, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ हमें एक चीज़ की तरफ घुमा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे बड़ा लेस पे हो रहा है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर एक अच्छा टीचर है ना, वो कहीं से लेस पे ले भी रहा है, बस 2 या 3 माह या 4 माह लेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ से मूव ऑन कर देगा। जब आपने अपना टीचर रीइंस्टेट करना है ना, उसको अपने पास ही रखना है, तो फिर आपको उसे अच्छा पे भी करना पड़ेगा, उसे अच्छा फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती है। आजकल ये हर एक चीज़ नज़र आ रही होती है हमें, मीडिया में हर चीज़ दिखा रहा होता है, और आज का ये दौर है कि कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते। आप बैठे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपकी मूवी बन रही है। आपको कैप्चराइज़ किया जा रहा है, आपको फ़िल्माटाइज़ किया जा रहा है, और बाद में पता चल रहा है कि जी अब आप गुस्से में थे या जब आप कुछ बोल रहे थे या आप अपने होशो-हवास में नहीं थे, तो अब आपको मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि आपका ये हाल हुआ हुआ था, या आपके साथ ये आपने ऐसे-ऐसे बातें की या ये वाली बात आपने बोली। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आज का टीचर जो है, उसे कम पे दिया जा रहा है। फिर वही बात कि टीचर के लिए चॉइस पूरे के ऑप्शन क्या है? हाँ, अगेन वो मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है हाँ। कि जो प्राइवेट स्कूलिंग है वही उनको एक प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइड कर सोर्स ऑफ इनकम। अगर वो हाउसवाइफ है, उसे प्राइवेट स्कूल ही जो है यस। वो उसे जो है वो एक जो है उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर वो बच्ची अनमैरिड है फिर भी उसके लिए जो है वो बच्ची मतलब सेफ चॉइस है आप कह रहे हैं? हाँ, या अगर अल्लाह माफ़ करे कोई बच्ची हमारी डिवोर्स है या अल्लाह माफ़ करे थोड़ी-सी जो है कोई ऐसी फैमिली है, उसके लिए कि स्कूल ही जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और जब ऑब्वियसली सोसाइटी में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप कॉम्प्लेक्स है, हमारी सोसाइटी में उतनी एक्सेप्टेंस ही नहीं है किसी चीज़ की यस, यस। कि आप अपनी बेटी को कहें कि भई आप वहाँ पे बाज़ार पे खड़ी होके दही बल्ले सेल कर लो या कुछ ऐसा सेल कर लो या कुछ वो चीज़ें कर लो। तो इसलिए स्कूल्स ही हमारे पास बचते हैं जो एक मर्यादा फैमिली है, और जो समझते हैं कि हमें और बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम अपने जो हमने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन ली है, हम उसको अब बाहर जाके यूटिलाइज़ करें, और उसमें फिर हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं बच रही, और स्कूल जो है ना उसमें अच्छा पे कर रहे हैं, जो अच्छे स्कूल। वैसे अगर हम बजट की बात करें, अभी हम थोड़ी देर पहले ना बजट को डिस्कस कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि बजट के लिए जो अलॉट होती है अमाउंट, वो इज़ इट इनफ? देखिए जब बजट मतलब मैं थोड़ा-सा उसमें ऐड कर दूँ और हेल्थ हाँ, और एजुकेशन, एजुकेशन इन दोनों के लिए जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, हमेशा सबसे कम अमाउंट जो है ना वो अलॉट होती है बजट में सबसे इन दोनों चीज़ों की। देखिए सबसे कम 2% 3% जो है था वो हमारे एजुकेशन के लिए, और आपको पता है हमारा 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है जो स्कूल ही नहीं आ रहा। जिससे कि वालिदैन को भी ये इतराज़ नहीं है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? इतने वो मतलब वो जो है इतनी दूर है इन चीज़ों सबसे, और जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनका स्टैंडर्ड देख लें।
और फिर गवर्नमेंट का देख लिया कि अब वो क्या कर रही है, वो आउटसोर्स कर रही है चीज़ को प्राइवेट वाली, तो और बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को कहा जा रहा है कि जी आप 10% बच्चों को फ्री पढ़ाई, क्या करें, 10% बच्चों को फ्री पढ़ाई। अब वही बात आप वाली, जब हम ई लेसन्स के ऊपर जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप हमें कोटा दिखाएं कि कितने बच्चों को आप फ्री पढ़ा रहे हैं। अब गवर्नमेंट से हमारा ये सवाल होता है कि भाई देखिए, जब आप बच्चों को एक टीचर प्रोवाइड करके नहीं पढ़ा सके तो हम तो सारी चीज़ें अपने आप ही करें। अगर आप हमें 10% की हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप बच्चों को फ्री पढ़ाएं, हमें आप हमें उसके अल्टरनेट क्या दे रहे हैं, हमें बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं। हमारे ऊपर तो 1000 महकमे की तलवार लटकी हुई है, जो रोजाना आगे हमारे दफ्तरों में बैठी होती है, हमारे ऑफिस में बैठी होती है, और हमें इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखा जाता कि ऑफिस के अंदर तो फीमेल बैठी हुई हैं। कभी वो जो है वो हमारे पुलिस वालों के साथ आ रहे हैं, कभी किसी के साथ आ रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको, पिछले दिनों ये जो है बीआर वाले थे, ये को बाहर थे ना, लोग हमारे ऑफिस में आ गए और पूरे जत्थों की शक्ल में आते हैं कि जी ये है तो वो है तो फलां है। और अब ऐसे ट्वीट किया जा रहा होता है कि जैसे हम अल्लाह माफ़ करे कोई कोई नशे का कारोबार यहाँ पे किंग सेल कर रहे हैं। और ये बहुत बहुत बुरी तरह प्राइवेट सेक्टर को ट्रीट किया जा रहा है। पिछले दिनों मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि अब हमारे यहाँ एजुकेशन का क्या हाल होने जा रहा है। कि कोरोना आ गया, कोरोना में आपने देखा कि पाबंदियाँ लगी हुई थी। इसी तरह कोरोना का पीरियड गुज़र गया तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कहा कि आपने छुट्टियाँ जो थी वो अनाउंस हो गई, तो रात को छुट्टियाँ अनाउंस हुई। तो अब बच्चों को आपको पता ही है, प्राइवेट सेक्टर में बच्चे दूर-दूर से भी आते हैं और बड़े उनके मसाइल होते हैं। चंद बच्चे जो हैं वो स्कूल आ गए, तो गवर्नमेंट का एक जो है वो नुमाइंदा, जिसे हम एईओ कहते हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, वो स्कूल आ गया। उसने आके स्कूल में जनाब दरवाज़ों को टाँगे मारनी, लातें मारनी शुरू कर दी और बच्चों को कहा भागो यहाँ से, ये है वो। और स्कूल ये जब बाहर बिल्कुल सामने जीटी रोड है, उसे इस चीज़ की परवाह भी नहीं की कि कोई बच्चा यहाँ भाग के सामने जीटी रोड के ऊपर ही चला जाएगा, और बच्चे तो नासमझ होते हैं। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि भई कौन-सी ऐसी जो है वो कहावत आ गई थी कि जो बच्चे आगे हैं, आप आ रहे हैं, आप हमारे पास ऑफ़िस में आए, बैठें, हमसे बात करें, और हम इनके पेरेंट्स को हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। हम मैसेज करेंगे 10, 15, 20 आधे घंटे में सारे बच्चे अपने-अपने घरों में चले जाएँगे, सिंपल सी प्रश्न। तो वहाँ पे जो हमारे एक रिपोर्टर थे उन्होंने खबर क्या लगाई कि बच्चे पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अब अंदाज़ा लगा कि ये तो हमारी चीज़ें चल रही हैं। हमारी जब भी कोई रिट होती है, कोई भी मामला होता है, पिछले दिनों हमारे दोस्त थे, उनके स्कूल में जो थे, हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने सुबह-सुबह जनाब वो छापा लगा दिया। क्या है कि जी बच्चे आ रहे हैं स्कूल के अंदर। सर्दियों की छुट्टियाँ थी या कुछ ऐसा मामला था। तो मसला ये है कि मामला बड़े ही ज़्यादा अजीबो-गरीब होते जा रहे हैं, और कोई भी हम में से कोई इस चीज़ को देख नहीं रहा कि हम एजुकेशन सिस्टम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी होता है, स्मोक होती है, फोग होती है, कुछ भी होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, सबसे पहले स्कूल बंद होता है। आप पूरी दुनिया में देख लें, कहीं पे भी स्कूल सबसे एंड पे बंद होगा। वो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है, कोई भी अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ आ रही है, तो वो सबसे पहले स्कूल को फैसिलिटेट करें। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है कि कुछ भी हो रहा है। और हम सब जो है उस दौर में पढ़े हैं कि जिसमें मुझे याद है कि हमें कभी कांसेप्ट नहीं था होगा कि कभी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, वैसे ही। और आज हमारा बच्चा जो है उसे इतनी छुट्टियाँ दी जा रही हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, सख्त सर्दियों की छुट्टियाँ, सख्त गर्मियों की छुट्टियाँ, स्मोक की छुट्टियाँ, फोग की छुट्टी। तो पीछे बच के क्या जाता है? पहुँच ये बात क्या जाएगा? ऐसे ही है। तो फिर हमारे वज़ीर तालीम पे यही स्टेटस लगाते हैं ना हाँ। कि जी जनाब एक स्कूल है, उसमें 89 बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, 87 फेल हो गए हैं और 2 पास हुए हैं। तो जब ये वाली चीज़ें हो गई, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हो गई, और बस यही होगा, तो फिर तो डेफ़िनिटली सिस्टम में तो बुरा ही हाल होगा। होम स्कूलिंग इस वक़्त जो है ना वो बड़ा तेज़ी से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और वालिदैन जो हैं, एक आपने नाम सुना होगा, कराची में एक सिस्टम चल रहा है, जो है वो पूरा का पूरा होम स्कूलिंग के ऊपर चल रहा है, और लोग अपने बच्चों को होम स्कूलिंग के ऊपर बड़ी तेज़ी से लेके आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और मैंने पिछले साल जो था कैलकुलेट किया कि 365 डेज़ में 100 डेज़ भी हमारा स्कूल ओपन नहीं था वो। 100 डेज़ भी मतलब ये तो माफ़ भी नहीं है। हाफ़ भी नहीं, हाफ़ से भी ज़्यादा जो है ना छुट्टियाँ, तो ये एक हमारे लिए भी एक है कि जिसकी वजह से पेरेंट्स अब होम स्कूलिंग की तरफ जाते हैं। और ये बड़ा तेज़ी से, क्योंकि होम स्कूलिंग में आपका बच्चा होम में ही है, उसकी छुट्टी है ही नहीं। उसका वही स्केड्यूल बन गया हुआ है, वीकली, मंथली या टर्म वाइज़, वहीं पे उनको बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, वहीं पे उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। जिसमें बच्चा पढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। जब बच्चा 20 बच्चों में बैठेगा जिसमें वो डिफरेंट माइंडसेट के लोग होंगे, अब ये बच्चा जब बाहर सोसाइटी से मूव करेगा तो नहीं मूव कर सकेगा, क्योंकि उसे वहाँ अपनी मर्ज़ी के बंदे नहीं मिलेंगे। यस, यस, ट्रू। हमारे यहाँ कुछ से जो अदारे हैं जिनको 80% बजट अलाउड है।
लेकिन जो हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है उस पे जिस तरह आपने बताया 2-3 या मैक्सिमम 4%, तो हमारी यंगर जनरेशन क्या ही उसमें से कौन सा आइंस्टाइन निकल आएगा अभी? हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो मतलब कितने लोग मरते हैं, कुछ स्पेंड ही नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो क्या है फिर क्या होगा? चलें, अगर हम थोड़ा-सा अब पेरेंट्स वाली साइड पे हैं, जो पेरेंटिंग है, लाइक आप क्या समझते हैं कि जो स्कूलिंग है, मतलब स्कूलिंग इन अ सेंस कि बच्चे की तरबियत है फॉर एग्ज़ाम्पल, बेशक वो पढ़ने की रिस्पेक्ट से, किसी भी रिस्पेक्ट से, उसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे की खुद नोटबुक ओपन करके नहीं देखेंगे, उससे रीडिंग नहीं सुनेंगे, उसे उसके स्कूल में जाके पता नहीं करेंगे कि मेरा बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, तब तक बच्चे में बेहतरी नहीं आएगी। ये एक ट्रायंगल है, स्कूल, ठीक है, टीचर, ठीक है, और उसके बाद पेरेंट्स। अब बच्चा उसके अंदर है, उस ट्रायंगल के अंदर है। बच्चा आपका स्कूल जा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। पेरेंट्स जो है ना वो उसको बिल्कुल भी नहीं बॉदर कर रहे, तो बच्चा कभी भी ग्रो नहीं करेगा। जब तक आप अपने बच्चे की सारी चीज़ें खुद नहीं देखेंगे, आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, आप अपने बच्चे की चीज़ें नहीं करेंगे और अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाएँगे और अपने बच्चे के पास बैठ के ये नहीं देखेंगे कि मेरे बच्चे की थिंकिंग क्या है, मेरा बच्चा सोच क्या रहा है, मेरे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे बच्चे के दोस्त हैं, मेरे बच्चे की लाइकिंग क्या है, मेरे बच्चे की डिसलाइकिंग क्या है, क्योंकि आप जब तक अपने बच्चे के अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, तब तक आपका बच्चा कामयाब बच्चा नहीं बनेगा। और 100%। जब आप अपने बच्चे को इग्नोर करेंगे और आपका बच्चा बाहर से दोस्तों को बनाएगा और उनका कोई बाहर से दोस्त बनेगा, तब आपका बच्चा जो है वो फिर नाकाम बच्चा बनेगा और फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी लाइक कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन अगेन वो प्राइवेट है, जिनमें जो एक स्टूडेंट है, जो एक बच्चा है, उसके एडमिशन से पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। ऐसे ही है। पेरेंट्स का इंटरव्यू करते हैं, अच्छा पेरेंट्स की थिंकिंग क्या है? हुँ। कि अ, आया कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को उस तरह से देख सकेंगे कि नहीं, हम तो जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स हैं वो तो प्रोवाइड कर देंगे ट्रेनिंग उनको, लेकिन अगेन घर जाके चेक एंड बैलेंस कोई होगा या नहीं होगा? बट अगेन वो प्राइवेट स्कूल तक है ये चीज़, गवर्नमेंट में अभी तक जो इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकती, मेरा नहीं ख्याल के। ये आप समझ लेंगे 1% भी फैमिलीज़ ऐसी नहीं होगी। हमारे पाकिस्तान में अगर हम इसकी रेशो निकालें तो 1% फैमिलीज़ भी ऐसी नहीं होगी, जो ये देखे कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या करना है, मैंने उसे कब टाइम देना है, मैंने उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करना है। वहाँ से समझ गया कि हमने स्कूल को फीस दे दी है, अब स्कूल से बच्चा ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से वो बच्चा घर आने सो गया है। फिर इसी तरह वो सुबह जनाब उठा है, वो मस्जिद में गया है, काजी साहब से पढ़ा है, स्कूल गया है, ट्यूशन गया है और वालिदैन जो हैं वो बेसिकली वो कहते हैं जी हम अब हमने आपको फीसें नहीं दी क्या? समझ रही? तो वो समझते हैं कि हमने ट्यूशन वाले को फीसें दी हैं, स्कूल को फीसें दी हैं, तो हमारा बच्चा जो है वो अब लाइक फैक बन जाना है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, आपको अपने बच्चे के ऊपर खुद से चेक एंड बैलेंस रखना है। उसको जो है वो आपने लुक आफ्टर करना है और उसको देखना है कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे लोगों में उठ रहा है, कैसे लोगों में बैठ रहा है। क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो रहा है फिर अब उसकी वो नेचर वो हर चीज़ चेंज हो गई है। हमें भी हम भी अगर मैं कहूँगा कि अगर मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर आए हैं तो मेरे पेरेंट्स की वजह से आए हैं। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस रखा है, ठीक है? और हमें उन्होंने बाकायदा जो है ना फिर पीछे से फैसिलिटेट की है। हमें अच्छे स्कूल्स में भेजा है या अच्छे अदारों में भेजा है। फिर आगे हमें जो है वो हमारे ऊपर अच्छा इन्वेस्ट किया है। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि अल्लाह का शुक्र है आज हम जो है वो एक अच्छी तरह जो भी जिस फ़ील्ड में भी हैं हम उससे बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं। और अगेन मतलब पेरेंट्स की साइड से भी ना थोड़ा बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपने ये बनना है, जैसे आपने स्टूडेंट हाँ, का डॉक्टर, इंजीनियर जो है आपने बनना है। ऐसी है। तो जो स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट है वो तो बहुत पीछे रह जाता है। ऐसे ही। अगेन मतलब उसको सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता, उस पे इतना प्रेशर जो है वो डाला जाता है कि स्टूडेंट की अपनी थिंकिंग जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि मैंने क्या करना है। मैंने क्या बना? वो तो वही चल रहा है जो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं या उसके रिलेटिव्स कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। वो रोबोट थोड़ी है वो। हाँ। वो रोबोट तो नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ऐसे कल भी मैं जब स्कूल के लिए निकला तो मुझे पेरेंट्स मिले। उनके बच्चे ने हमारे पास ही मैटर किया। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि वो उसके जो वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी उसके वालिद की तालीम 5 प्राइमरी भी नहीं होगी। तो मुझे उसने कहा कि जो है वो आपका जो शागिर्द है वो आगे उसने आईसीएस रखा है। तो वैसे मेरा तो दिल था कि वो डॉक्टर बनता, ये वो जैसे एक हमारी ना टिपिकल थिंकिंग है ना। तो मैं ज़हन आ गया, मैंने कहा तो कैसे? उसने कहा यार जो है ना आप जैसे किसी मुझे अच्छे बंदे ने समझाया कि जो बच्चा करना चाहता है आप उसे वो करना है। तो मैंने कहा दैट्स वेरी ग्रेट कि आपका बच्चा जो करना चाहता है वो करेगा तो वो शौक से करेगा। तो अब ये है कि ये भी थिंकिंग काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गई है, वालिदैन इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं कि जो है वो मेरा बच्चा जो है जो बनना चाहता है वो बने, वो इसके ऊपर वालिदैन इतना फोर्स नहीं कर रहे हैं। और जहाँ फोर्स वाले एलिमेंट है तो आप देखते हैं कि जब आज साल रिजल्ट आता है तो हमारे बच्चे अल्लाह ताला माफ़ करे इस साल भी जब मैट्रिक का या 9th का रिजल्ट आया तो कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये वहाँ भी होते हैं जहाँ पे प्रेशर होता है। Pressure. Again, my question will be from maybe schools or from parents. Are you proud of that turning million of students into robots? कि हमने उनको रोबोट ही समझा ना, या फिर हमने उन पे इंस्ट्रक्शंस जो है हम उनको दी कि आपने यही करना, इससे बाहर नहीं जाना। नहीं यार। तो अगेन वो रोबोट्स वाले ही एग्जाम्पल भी आते हैं।
ट्रू। तो आप क्या समझते हैं लाइक जो एजुकेशन का फ्यूचर है वो क्या होने जा रहा है? एजुकेशन का फ्यूचर जो है वो डेफ़िनेटली जैसे मैं भी एक स्कूल चला रहा हूँ, तो मुझे वैसे इतना अच्छा नहीं लगा। इतना वो क्योंकि वही बात आ जाती है कि जब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी प्रेफ़रेंस ही एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर एजुकेशन हमारा कैसे प्रमोट होगा? आप जो बीइंग अ मैं सपोज़ बीइंग अ पेरेंट्स को अगर मैं अपने बच्चे को मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा पढ़ाना है, अगर मेरे पास उस लेवल का पैसा है, उस लेवल की मेरे पास चीज़ें हैं, तो मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे इदारे में भेज सकूँगा। वो अच्छा पढ़ सकेगा और वो अच्छा आगे जाके कामयाब भी हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें अपनी कौम के लिए, तो मुझे एजुकेशन के हवाले से कोई इतनी चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन ही नहीं है। और मैं थोड़ी-सी यहाँ पे आपको एक मज़ाक वाली बात भी बताऊँ कि जैसे अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, तो एक लतीफ़ा बड़ा जो है वो आम हुआ कि जितने भी मैट्रिक से फ़ेल हो गए डेफ़िनिटली अब्रॉड चले जाएँगे। अब्रॉड जो जाएँगे, बाहर जो जाएँगे, उनमें से जो मैट्रिक फ़ेल है वो तो सऊदी अरब जाएगा ना। तो वो बात ये हो रही थी कि फिर बात ये होगी कि जो पढ़ लिख गए हैं ना, वो भी कहेंगे कि फैसला हाजी साहब ही करेंगे आके। हाँ, ये गहरी बात क्यों से हाजी साहब क्यों करेंगे? हाजी साहब के हाथ में पैसा है। हाजी साहब बाहर चले गए, हाजी साहब जिसके पास पैसा है वही डिसाइड करेगा ना मेरे भाई की शादी कब होनी है, मेरी बहन की शादी कब होनी है और मेरी शादी कब होनी है और हमारा घर कब बनना है और ये चीज़ें कब होनी है। क्योंकि वो बेसिकली वो ही उनका मेन फाइनेंसर है ना। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ, वो इसलिए भी फ्लॉप होता जा रहा है कि हम उसका अल्टीमेट गोल पैसा समझ रहे हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है वो पैसा ही है। हमारा बच्चा जो है वो मैट्रिक के बाद ही बाहर जाना चाहता है। क्यों? डॉलर कमाने के लिए, यूरो कमाने के लिए, पाउंड कमाने के लिए वजह उसे वही लग्ज़री नज़र आ गई है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सारे वही जो है वो चीज़ें। अब हमारा बच्चा यहाँ सैटिस्फाइड नहीं है। वजह वो समझता है कि यहाँ पे रह के मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। वो यहाँ रह के ट्राई ही नहीं करता। वो यहाँ रह के अपनी जान ही नहीं मारता। वो यहाँ रह के कोई दुकान ओपन नहीं करता। वो यहाँ रह के कोई स्टोर ओपन नहीं करता। वो यहाँ रह के कोई छोटा-मोटा कारोबार नहीं करता। वो यहाँ रह के कोई छोटा-सा एक स्टॉल भी नहीं लगाता। हुँ। तो जो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे आर जस्ट मेकिंग मनी। दे आर बट व्हाट डू यू थिंक लाइक प्राइवेट स्कूल देखिए मेरी बात सुनिए, प्राइवेट स्कूल अगर पैसा बना रहे हैं, मतलब जो बना रहा है, वालिदैन उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा बना रहा है, वजह। अब जो प्राइवेट स्कूल पैसा बना रहा है, डेफिनिटली वो कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो पैसा बना रहा है। अगर बात की जाए लम्स की, लम्स में अगर एक बंदा 1 सेमेस्टर का 8 लाख, 10 लाख या 20 लाख दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो बंदा किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं 10-30 लाख दे रहा? वो लम्स को ही क्यों दे रहा है? अब बा हम कहेंगे कि वो पैसा बना रहा है, तो ये कहना थोड़ा-सा नामुकम्मल होगा। वो पैसा बना रहा है लेकिन बना के लगा रहा है और उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में बेहतरीन बना के पेश कर रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर पैसा बना रहा है ना, तो प्राइवेट सेक्टर डिलीवर भी कर रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर में मैट्रिक का रिजल्ट देखेंगे, सारी पोज़ीशनें प्राइवेट सेक्टर की हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो ना सिर्फ अच्छे नंबर ले रहे हैं, बल्कि वो अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, वो अच्छी पर्सनैलिटी वाले भी हैं। आप अभी इस साल के जो हमारे टॉपर्स थे, गुजरांवाला की, लाहौर की, बोर्ड्स के देख रहे सारे प्राइवेट स्कूल्स के हैं। और आप जब उनकी बात सुने, आप हैरान रह जाएँगे कि ये बच्चे इस ऐज में इतने उनके जो है वो माइंडसेट इतने ब्रॉड हो चुके होंगे। वजह क्या है कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ़ और सिर्फ़ अब यही काम नहीं कर रहा कि बच्चों को वो नंबर के ऊपर लेके आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर अब बच्चों को उनकी करियर के ऊपर भी काम कर रहा है उनके। उनको सिखा रहा है कि आप जब बड़े हो जाएँगे, जब पढ़ जाएँगे तो आपने कौन-सा करियर चूज़ करना है। हम अपने स्कूल में बच्चों को जो है वो 5, 6, 7 से ही बच्चों को बताते हैं कि भई आपने आपका कल करियर मैपिंग डे होगा। ठीक है? और आपने अपने उन कॉस्ट्यूम्स में आना है जो आप बनना चाहते हैं। बच्चे आ रहे होते हैं, बच्चे एग्रीकल्चर वाले कॉस्ट्यूम्स में आ रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो फैशन वाले कल्चर्स में आ रहे होते हैं, बच्चे डॉक्टर्स वाले कल्चर में आ रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनमें आ रहे होते हैं, बच्चे बिज़नेस मैन के गेटअप में आ रहे होते हैं, बच्चे लॉ के गेटअप में आ रहे होते हैं, बच्चे जज के गेटअप में आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम ये चीज़ें अब सिखा रहे हैं। जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं ना, वो बच्चों को उनकी करियर के हवाले से बड़ा ज़्यादा काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों को बाकायदा और बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर लेके जा रहे हैं। अदरवाइज़ पेरेंट्स जो है वो कभी भी अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी प्राइवेट स्कूल को एक बच्चे को 8,000 या 10,000 या 5,000 पे कर रहे हैं, तो वैसे नहीं पे कर रहे हैं। उन्हें वहाँ से वो चीज़ नज़र आ रही है तो पे कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स अपने बच्चों को अपने स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब्स दे रहे हैं। उनको अपने जो केमिस्ट्री की लैब दे रहे हैं, उनको उनको बायोलॉजी की लैब दे रहा है, उनको बेहतरीन लाइब्रेरी दे रहा है और लाइब्रेरी के अंदर बेहतरीन बुक्स दे रहा है और हमारे बच्चे ये चीज़ें कर रहे हैं। चलिए अगर इसको हम वाइंड अप करें तो वन एडवाइस फ्रॉम यू कि किसी भी रिलेटेड हो सकती है कोई रिफॉर्म एजुकेशन सेक्टर में वो क्या होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपको लगता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो एक अच्छे ट्रैक पे निकल सकती हाँ, इसमें बीइंग अ स्कूल ओनर मैं जितने भी मेरे सुनने वाले स्कूल ओनर्स हैं, मैं उन्हें एक ही एडवाइस ये करूँगा कि जब हम इस फील्ड में हैं, तो उस्ताद के लिए उस्ताद का जो लफ्ज़ है ना, ये बहुत बड़ा है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। है? तो पहली बात तो यह है कि मैं इस ओहदे के ऊपर, इस प्रोफ़ेशन के ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे उस्ताद बनाया है।
और जब मैं उस्ताद हूँ तो फिर मुझे मेरे साथ जितने चलने वाले मेरे बच्चे हैं, जितने मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे उनकी हर हवाले से या मुझे उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। मेरे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा ऐसा ही होना चाहिए जैसे मेरा अपना बच्चा है। उसकी जो है वो मैंने मोरल सपोर्ट मैंने लेके चलनी है उसको। मेरे स्कूल में कोई बच्चा जो है उसको किसी भी हवाले से, दिमागी हवाले से या किसी भी हवाले से कोई उसकी उसे टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसे हर हवाले से हमने फैसिलिटेट करना है और मुझे इस चीज़ का पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे किसी बच्चे को मोरली डिग्रेड नहीं किया जा रहा, किसी टीचर को यहाँ मोरली डिग्रेड नहीं किया जा रहा और हमारे साथ जितने भी काम करने वाले लोग हैं, हमें उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि क़यामत वाले दिन जो सबसे पहले सवाल होगा, वो आपके मातहतों के बारे में होगा और ये सवाल ये होगा कि आपने उनके साथ कैसा सलूक किया। तो मैं सारे स्कूल वालों से ये कहूँगा कि हमारे मातहत जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमें उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे मेरा अपना बच्चा स्कूल करना पड़ा है। चलें, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस सम टाइम एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं बेसिकली इसका पर्पस यही है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके। ऑब्वियसली जो हायर मैनेजमेंट है वो ही इनिशिएटिव ले सकते हैं इससे एंड अगेन जो प्राइवेट स्कूल ऑर्गन्स हैं वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। हमारा इन द एंड पर्पस यही है कि जो एक फ़िश है उसको दरख्त पे चढ़ना जो है ना वो हमने नहीं सिखाना है क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है। अगेन जिस बच्चे का जैसा टैलेंट है वो एक्सप्लोर करना, वो एक्सट्रैक्ट करना जो है वो टीचर्स का काम है। सी यू नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, एक छोटा-सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो। मेरा क्वेश्चन ये था कि नॉट बड़े पेरेंट्स अब फ़ोर्स नहीं करते बच्चों को टू चूज़ अ करियर। बट बीइंग अ स्कूल ओनर आई थिंक बड़े बच्चों का करियर देखा होगा थ्रू आउट योर लाइफ। अभी भी इस तरह के पेरेंट्स हैं जो करते हैं? नो डाउट चेंज हुआ है। अगर हैं अभी भी तो उनके लिए छोटा-सा मैसेज उनके पेरेंट्स के लिए और फिर बच्चों के लिए जो इस चीज़ को फेस करते हैं। हाँ जी। डेफ़िनेटली ऐसे हमारे पास वालिदैन हैं और जो अभी भी बच्चों को फ़ोर्स कर रहे हैं। जैसे बड़े वो हमारे वालिदैन बड़े सादा वालिदैन होते हैं, जो विलेजेस में रह रहे होते हैं या उनकी अभी ग्रूमिंग इतनी नहीं हुई होती। उनके दिमाग में एक ही चीज़ फिट हुई होती है कि डॉक्टर ही सबसे बड़ा प्रोफ़ेशन है, इंजीनियर ही सबसे बड़ा प्रोफ़ेशन है। तो वो अब बच्चा जो है वो बेचारा अल्लाह ताला ने उसको इतना दिमाग ही नहीं दिया हुआ, वो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो इतना काबिल ही नहीं है। वो बच्चा जो है वो ड्राइंग अच्छी कर लेगा या वो सिंगिंग अच्छी कर लेगा या वो कुछ बोल अच्छा लेगा, उसकी आवाज़ में भी बड़ी अच्छी होगी। अब वालिदैन जो है वो फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं भई आपने डॉक्टर ही बनना है और वो बेचारा कुछ भी नहीं बन पाता ना, क्योंकि वो बड़ा ही बेचारा सादा बच्चा होता है। उसका कैलिबर इतना नहीं होता, वो साइंस पढ़ने वाला बच्चा होता ही नहीं है। तो वो बेचारा मैट्रिक में ही फ़ेल हो जाता है और फिर ऐसा बच्चा जो है ना वो बड़े मेंटल प्रेशर में आ जाता है, डिप्रेस सिचुएशन में चला जाता है और फिर ऐसे केस हम देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये जो है ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं और ये बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं अगर इनको हम लेके जाएँ दूसरी फ़ील्ड में, किसी मैनेजमेंट की फ़ील्ड में या किसी सिंगिंग की फ़ील्ड में या किसी भी ऐसी फ़ील्ड में जो जिसमें आर्ट के हवाले से है या क्राफ़्ट के हवाले से है। तो ऐसे बच्चे फिर जो है वो दिमागी हवाले से मफ़लूज हो जाते हैं और चूँकि ऐसे बच्चों की वालिदैन की तरफ से उनके लिए सिर्फ़ एक वो जो है वो रेड लाइन ड्रा कर दी जाती है कि भैया आपने सिर्फ़ डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। तो मैंने देखा कि ऐसे केसेज़ में जो है वो बच्चे फिर सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो मैं ऐसे वालिदैन को मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अब ये दौर चेंज हो गया होगा, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब ट्रेंड चेंज हो गए हुए हैं। खुदारा आप अपने बच्चे का जो है वो उसको किसी भी हवाले से फ़ोर्स ना करें। अगर आपका बच्चा कुछ और बनना चाहता है डॉक्टर्स के अलावा, इंजीनियर के अलावा, उसे आपको पुश अप करें, उसको आप मोटिवेट करें, उसे आप एनकरेज करें। आप देखेंगे कि वही बच्चा मेबी शाहिद अफरीदी बन जाए, मेबी जान शेर खान बन जाए या मेबी कुछ और किसी फ़ील्ड में बड़ा बन जाए। जैसे कि हमारे स्पोर्ट्समैन भी तो हैं ये, उनकी कितनी एजुकेशन है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को फ़ोर्स ना करें। और मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे में जो टैलेंट है उसमें उसको आगे लेके चलें।